Till now, we have discussed the lots of important topics regarding Hindu law, and अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 13. Section 13 basically is regarding your divorce. As I already I have told you, हमारे हिंदू समाज में शादी को एक सैक्रामेंट माना गया है, और जो वैलिड एसेंशियल कंडीशन है वो आपके सेक्शन 5 में देख के रखी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के. जस्ट मैं थोड़ा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हल्का सा आपको रिव्यू दे देता हूँ व्हाट जो अभी तक हमने टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. हाँ, पूरा देंगे. नहीं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप एंड ऑफ द क्लास डेफिनेटली. हाँ, योर क्वेश्चन. हाँ, ओके. देखिए, सेक्शन 5 जो है वो बात करता है आपका कि एसेंशियल कंडीशंस आपकी क्या क्या है. ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किए. सेक्शन 7 आपकी बात करता है कि कब आपकी मैरिज कंप्लीट होती है. जैसे सप्ताह पीढ़ी हो गई, 7 फेरे हो गए अग्नि के चारों ओर, तो आपकी शादी कंप्लीट मानी जाती है. ठीक है. सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन होती है. ठीक है. और सेक्शन 9 में आपका क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ अ कंजुगल राइट. अगर कोई भी पार्टनर जो है अपने किसी भी पार्टनर को, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में कोई भी अगर किसी को बिना रीजन छोड़ के चला जाता है तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि वो उस पार्टनर को वापिस जो है, जिस पार्टनर की उसने सोसाइटी को छोड़ा हुआ था, उसको ज्वाइन करवाए. ठीक है. नाउ उसके बाद हमने सेक्शन 10 पढ़ा. सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 10 में हमने सिंपल इतना सा पढ़ा, जुडिशियल सेपरेशन, कि शादी और डाइवोर्स के बीच में जो कंडीशन होती है, जो टाइम पीरियड है आपका, दैट इज योर जुडिशियल सेपरेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. जुडिशियल सेपरेशन आपका एक कूलिंग पीरियड होता है कि अगर किसी ने हीट ऑफ द मोमेंट जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल की है इन जनरली, तो वो कोर्ट जो है उसको जुडिशियली सेपरेट कर देता है. बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दोनों हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहना पड़ता है, और वो डिसाइड करते हैं उस कूलिंग पीरियड में कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है. नाउ सेक्शन 11 आपका बात करता है कि वॉइड मैरिजेस क्या होती हैं. ठीक है. वॉइड मैरिजेस में देखिए आपकी जो मेन कंडीशंस हैं, अगर किसी ने शादी की और उसकी पहले शादी हो चुकी थी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मेल फीमेल दोनों में कोई भी, उनकी पहले से शादी हो चुकी है, और वो फिर से वो जो उसका जो लिविंग स्पाउस है उसके रहते हुए दूसरी शादी करती है, तो वो आपकी मैरिज वॉइड होती है. अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ स्पिंडा, अगर स्पिंडा में सेक्शन 5 सब क्लोज 3 की जो कंडीशन है कि स्पिंडा, सॉरी, सब क्लोज 4, सेक्शन 5 सब क्लोज 4, अगर उसमें अगर शादी की तो भी आपकी क्या मानी जाती है, तो भी वो वॉइड मानी जाती है. और प्रोहिबिटेड डिग्री में की तो भी आपकी जो हस्बैंड वाइफ है दोनों आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होंगी, तो भी आपकी शादी क्या मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है. उसके बाद हमने डिस्कस किया वॉइडेबल. वॉइडेबल जो सेक्शन 12 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो सेक्शन 12 जो है आपका क्लियरली मेंशन करता है, बताता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल मैरिजेस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंसेंट. अगर आपकी कंसेंट जो है उस टाइम ली हुई है जब पार्टी अनसाउंड थी, उस टाइम ली हुई है जब आपकी पार्टी क्या थी, लुनेटिक थी, मतलब वो कंसेंट देने के कैपेबल नहीं थी, तो आपकी जो है शादी जो है, मैरिज जो है, वो क्या मानी जाती है, वॉइडेबल मानी जाती है. ठीक है. और बहुत सारे जो है इसमें डिटेल डिस्कशन है, वो मैंने आपको पहले कर चुका हूँ. वो वीडियोस मैंने यूट्यूब में अपलोड करके रखी हुई है, आप उसके को थ्रू भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको अभी पता नहीं चलो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास. नाउ अब हम आज डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डाइवोर्स जो है हमारे हिंदू समाज में हम क्या मानते हैं, डाइवोर्स जो है एक आपका सैक्रामेंट है. ठीक है. और इसको जो है हम एक अनब्रोकन बॉन्ड मानते हैं कि इट्स नॉट अ बॉन्ड ऑफ दिस लाइफ बट फॉर द ओल्ड लाइफ. मतलब इसके बाद जो जन्म आएगा उसमें भी आपका क्या है, इसको हम मतलब जो शादी का जो बंधन है वही पत्नी रहेगी, वही पति रहेगा, और या टूट होगा. बट अब क्या है, पैसेज ऑफ द टाइम जो है सब चीजें चेंज हो रही है. नाउ द न्यू लॉज कमिंग टू एग्जिस्टेंस, और उन्हीं में आपका एक जो है डाइवोर्स का लॉ एग्जिस्ट करता है. ये जो है सेक्शन 13 जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो है डाइवोर्स के प्रोविजन जो है मेंशन किए गए. ठीक है. देखिए,
एक्ट डिफाइन सिंपल एज अ डाइवोर्स एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए रीजन क्या दिया है वहां पे, बेसिकली क्या रीजन है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ जो आपस में रहना ही नहीं चाहते, इकट्ठे रहना नहीं चाहते, इन दैट सर्कमस्टांस आपका क्या है, इट इज बेटर कि सोसाइटी के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए उनका सेपरेट होना ही अच्छा है। ठीक है, इसीलिए जो है डाइवोर्स को परमिट कर दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, इन हिंदू लॉ। ठीक है, देखिए जो हमारा जो डाइवोर्स जो है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर बेस है, और ये थ्योरियां कई बार पूछी जा चुकी हैं आपको एग्जाम में। सो इट इज वेरी, आई थिंक इट्स इसेंशियल, यू हैव, अगर आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हो या प्री एग्जाम देने जा रहे हो या जुडिशियल या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इट इज बेटर कि आपको ये चीजें बड़ी डिटेल से पता हो, नॉट इन अ वेरी डिटेल मैनर, बट यू हैव टू बी नॉलेज। उनमें से सबसे पहले आपकी थ्योरी है कौन सी, फॉल्ट थ्योरी। देखिए ये क्या बोलती है, अंडर दिस थ्योरी मैरिज कैन बी ended when one party to the marriage is responsible or liable for the offense under the matrimonial offense done against another spouse। ये क्या बोल रहा है, जब कोई पार्टी जो है आपकी, तब मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, वो आपका इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तब आपका वो केस कर सकता है डाइवोर्स का, जब when one party to the marriage is responsible, काहे के लिए, liable for the offense under the matrimonial offenses। ठीक है, डन अगेंस्ट द अनदर स्पाउस। देखिए मैट्रिमोनियल जो ऑफेंस है, जब वो दूसरे अपने स्पाउस के अगेंस्ट करता है, तो वो जो है आपका क्या है, वो फॉल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या कर सकता है, डाइवोर्स पिटिशन फाइल करता है। ठीक है, ओनली द इनोसेंट स्पाउस, और इसमें सिर्फ कौन करेगा, आपका जो इनोसेंट स्पाउस। आगे मैं आपको डिस्कस से डिटेल से बताऊंगा कि फॉल्ट थ्योरी में आपके कौन कौन से ग्राउंड है। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी इज व्हेन बोथ स्पाउस आर एट फॉल्ट, देन नो वन कैन सीक दिस रेमेडी। देखिए, और फॉल्ट थ्योरी में आपका क्या, अगर दोनों, मान लीजिए दोनों ही आपके जो पार्टीज हैं अगर वो फॉल्ट में हो, तो तब तो वो दोनों जो है उसको क्या, इस ग्राउंड पे फॉल्ट थ्योरी के बेस पे क्या डाइवोर्स सीख नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेरी फेमस इन नाउ डेज, म्यूचुअल कंसेंट। देखिए इसको बोलते हैं ना कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, एंड इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13B, 13B में आपका देख के रखा है हिंदू मैरिज एक्ट में। जब दोनों पार्टीज राजी हैं, वो आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं शादी को, तो आपका वो म्यूचुअल कंसेंट में, म्यूचुअल क्या मतलब, बोथ पार्टीज आर रेडी टू गिव द डाइवोर्स, बोथ पार्टीज आर रेडी नॉट टू कंटिन्यू देयर मैरिज। मतलब अब वो इस शादी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, अब वो इसको एंड करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बट देखिए, बट many philosophers criticize this theory as this concept is immoral and lead to the hasty divorce। मीन टू से कि कई बार ऐसा होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जो है ये डाइवोर्स हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट का, बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज, तो इट्स, तो इस थ्योरी को सब जो है क्रिटिसाइज भी, काफी जो है फिलोसफर जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं। नाउ थर्ड इज योर irretrievable breakdown। देखिए इसमें क्या है आपका, according to this theory the dissolution of a marriage happened due to failure of the matrimonial relationship। मतलब the divorce can be taken by the spouse at least resort, that is both of them are not liable to live together। मतलब कि मैरिज ऐसी, मतलब वो टोटली ही फेल हो चुकी है मैरिज, अब वो सक्सेस ही नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कुछ उनके बीच में अ, कि वो कोई चांस ही नहीं है कि उस मैरिज को वो आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो हस्बैंड और वाइफ हैं, सॉरी हस्बैंड और वाइफ हैं, वाइफ की जॉब जो है कहीं अमेरिका में लग गई। ठीक है, और उनके बीच में डिस्प्यूट होने लग पड़े उस वजह से, और नाउ वाइफ वांट टू गो देयर। ठीक है, अब वो मैरिज कंटिन्यू कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि वाइफ बोलती है कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, हस्बैंड नहीं जा सकता है। तो क्या है आपका, तो वो जो है आपकी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, मतलब शादी कंटिन्यू करने का कोई चांस ही नहीं रहा। तो इसलिए दिस इज आल्सो वन थ्योरी, इसके मैं ग्राउंड बताऊंगा भी आपको आगे इन सभी थ्योरी पे,
इन सभी थ्योरी के बेस पे क्या है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या ग्राउंड है, इन्हीं थ्योरी के बेस में जो है आपको डाइवोर्स मिलता है। दीज आर द थ्री बेसिक थ्योरी। नाउ देखिए, डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, देखिए ये तो थी थ्योरीज। अब क्या है, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट, देयर आर सम प्रोविजन गिवन रिगार्डिंग अ वैलिड डाइवोर्स, दैट इज व्हेन द स्पाउस कैन गेट डाइवोर्स और अपील फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द मैरिज ऑन द मैरिटल रिलेशनशिप नीड्स टू बी सराउंडेड बाय every safeguard for cause specified by law. Divorce is permitted only for a grave reason, otherwise given other alternative. सिंपल सी बात बोल रहा है कि जब भी कभी डाइवोर्स की एप्लीकेशन अगर किसी पार्टी को देनी हो या डाइवोर्स कोर्ट ग्रांट कर रहा है तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी या द मैरिज और द मैरिटल रिलेशनशिप नीड्स टू बी सराउंडेड बाय एवरी सेफ गार्ड, मतलब कि कानून की तरफ से जो भी उस रिश्ते को बचाने के लिए जो हो सके वो सब कुछ होना चाहिए। देखिए ये जो, देखिए पढ़ाने को तो मैं बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इन द सेक्शन 13 बी, सॉरी व्हाट इन द सेक्शन 13 एंड 13 बी, क्योंकि हम डाइवोर्स डिस्कस कर रहे हैं। बट जब मेंस एग्जाम लिखते हैं यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, बिल्कुल साफ साफ कि डाइवोर्स तो है बट क्यों मेंशन किया हुआ है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स तो है सेक्शन 9 में, पर क्यों मेंशन करके रखा हुआ है, जुडिशियल सेपरेशन तो है बट क्यों मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई जब मैरिज होती है कब वो क्यों वैलिड होती है, कब वो वैलिड मानी जाती है, जब वो सेक्शन 5 में हो, अकॉर्डिंग हो, कब वो वॉइड मानी जाएगी, कारण क्या है उस चीज का, सेक्शन 11 क्यों मेंशन करके रखा हुआ है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज अंडर सेक्शन 8 क्यों मेंशन करके रखा हुआ है। हर चीज का रीजन होता है, क्योंकि कोडिफाइड लॉ जब भी बनता है तो उसमें पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन किए जाते हैं और उनके पीछे व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड, व्हाट इज द सोल ऑफ दैट सेक्शन, वो आपको नॉलेज हो तो आई पर्सनली गारंटी यू यू इन होल योर लाइफ नेवर फॉरगेट एनी सेक्शन, एंड even you will memorize whole of the bare act very easily manner, really very easy। इसलिए it is better to cram, just try to understand what is the purpose। ठीक है, हमेशा कोरिलेट करिए सेक्शन को, जैसे सेक्शन 5 जब आप पढ़ रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट का, देन यू हैव टू रीड सेक्शन 7, देन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, क्योंकि सेक्शन 5 अगर आपकी वैलिडिटी के बारे में बात कर रहा है तो सेक्शन 7 आपका कंप्लीशन की मैरिज कब कंप्लीट है उसके बारे में बात करेगा, और सेक्शन 5 और जो सेक्शन 11 है वो बात करता है कि कौन सी कंडीशनें हैं जो कि सेक्शन 5 में अगर फॉलो नहीं की मैरिज करते हुए पार्टीज ने तो आपकी वो वॉइड हो जाती है, और सेक्शन 12 बोलता है कि कौन सी कंडीशन जो है जो सेक्शन 5 में है अगर वो ना हो तो वो मैरिज वॉइडेबल हो जाती है। तो देखिए कितना अच्छा कोरिलेशन है अगर ऐसे पढ़ोगे। अगर आप सीधे क्रैम करते सेक्शन 5 वैलिड मैरिज सेक्शन 7 लाइक दिस, तो आई नेवर गारंटी यू कि आप मास्टरी कर पाओगे। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक, द हिंदू मैरिज एक्ट इज बेस्ड ऑन द फॉल्ट थ्योरी। अब देखिए फॉल्ट थ्योरी में क्या क्या है आपके, वन ऑफ द एग्रीव्ड स्पाउस सेक्शन 13(1) can approach the court of law seek the remedy of divorce. Section 13(2) provide the ground on which only the wife can approach the court of law and seek the remedy of divorce। देखिए जो सेक्शन 13 क्लोज 1 है उसमें जो है दोनों पार्टीज के पास क्या है आपके, देखिए सेक्शन 31 जो है ये देखिए इन विच वन ऑफ द एग्रीव्ड स्पाउस, देखिए इन विच द वन ऑफ द एग्रीव्ड स्पाउस की बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 31 कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक द रेमेडी ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो है ये आपका एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, ये जो एग्रीव्ड पर्सन है एग्रीव्ड स्पाउस है वो आएगा, तो एग्रीव्ड स्पाउस में वाइफ भी आ सकती है, आपका क्या हस्बैंड भी आ सकता है, बट 13(1) में जो है किसको अवेलेबल है, दोनों पार्टीज को अवेलेबल है, बट सेक्शन 32 जो सेक्शन 32 प्रोवाइड्स द ग्राउंड ओनली विच कैन बी अप्रोच्ड
which can be only the wife can approach. देखिए, so this is the thing that I want to tell you, sorry. 13(2), देखिए 13(2) जो है सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। इसके लिए ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन 13(2) में जो डाइवोर्स के जो ग्राउंड दे के रखे हैं वो सिर्फ किसके पास है, वाइफ के लिए। और जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 है वो सिर्फ किसको अवेलेबल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टीज के लिए। और 13(2) सिर्फ किसको अवेलेबल है, सिर्फ वाइफ के लिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जा चुका है कि सेक्शन 13(2) में क्या हस्बैंड अप्लाई कर सकता है, यस नो, या आपका हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड इज अवेलेबल टू वाइफ। ठीक है, नो, अब हम ग्राउंड डिस्कस करेंगे। ग्राउंड ऑफ अ डाइवोर्स, देखिए फर्स्ट ग्राउंड आता है आपका अडल्टरी। देखिए ये फॉल्ट ग्राउंड की थ्योरी के बेस पे आता है। द कंसेप्ट ऑफ अडल्टरी, कंसेप्ट ऑफ अडल्टरी का क्या मतलब है, मान लीजिए हस्बैंड, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ठीक है, और वो दोनों जिंदा हैं, और उनके दोनों के जिंदा होते हुए मतलब किसी भी मैरिड ने, किसी भी अडल्टरी सिंपल मीनिंग मतलब इसका है कि किसी भी मैरिड पर्सन ने किसी भी अनमैरिड या मैरिड के साथ, किसी मतलब अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ अपना वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंसुअल एंड वॉलंटरली, मतलब खुद अपनी मर्जी से। वॉलंटरी, कंसेंसुअल एंड वॉलंटरली मतलब खुद अपनी मर्जी से और अपनी हामी से। ठीक है, अगर किसी और पर्सन अदर देन द हस्बैंड या अदर देन द वाइफ से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो क्या माना जाता है, आपका अडल्ट्री माना जाता है। अगर ऐसा उसने किया तो जो दूसरा जो स्पाउस है उसका, जो कि फॉल्ट में नहीं है, ठीक है, फॉल्ट में नहीं है मतलब जिसने जो अडल्ट्री नहीं की है, जिसने अडल्ट्री की है उसके पास नहीं। जैसे मान लीजिए वाइफ का किसी और मर्द के साथ, किसी और मेल के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और वो वॉलंटरली होता है और कंसेंसुअल होता है, तो उसमें क्या है, आपका वाइफ ने अडल्ट्री कमिट की तो हस्बैंड के पास क्या है, अब अडल्ट्री का ग्राउंड आ गया। हस्बैंड जो है आपका अडल्ट्री के ग्राउंड पे क्या कर सकता है, पत्नी को डाइवोर्स देता है। अब मैं एक और इसमें एडिशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ ये जो जजमेंट है आपकी डाइवोर्स के ऊपर, डाइवोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं है बल्कि आईपीसी की है। मैं जस्ट की अभी याद आई है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन जो अडल्टरी का जो ऑफेंस है ये नो मोर ऑफेंस, अब जो है ये ऑफेंस नहीं रहा। मतलब कोई पर्सन जो है, कोई भी जो है स्पाउस जो अगर वाइफ जो है अगर जैसे एडल्ट्री कमिट करती है तो नाउ अब वो लायबल नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसेंशियल क्या है इसमें कि वन ऑफ द स्पाउस इन्वॉल्व इन इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, चाहे वो मैरिड और अनमैरिड ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, इंटरकोर्स शुड बी वॉलंटरली एंड कंसेंसुअल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहली कंडीशन, तो चाहे वो मैरिड हो दूसरा, चाहे वो अनमैरिड हो, जिसके साथ वो चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कर रही है, ठीक है, तो मतलब जो शादीशुदा आदमी या शादीशुदा औरत किसी बेगाने मर्द से या किसी बेगानी औरत से अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो अडल्ट्री मानी जाती है। ठीक है, और इंटरकोर्स शुड बी वॉलंटरली एंड कंसेंसुअल, अगर वो वॉलंटरली और कंसेंसुअल हो, ये भी एसेंशियल कंडीशन है, अगर वॉलंटरी और कंसेंसुअल ना हो तो अडल्ट्री नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो दैट अमाउंट्स टू रेप। एट द at the time of the act the marriage was subsisting, there must be sufficient circumstance evidence to prove the liability of another spouse. These are not but the important two things, married होना चाहिए या मतलब चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जिसके साथ वो जो है जो मैरिड पर्सन जो है या मैरिड वुमेन जो है वो कर रही है सेक्सुअल वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होगा दैट इज अ वॉलंटरली एंड कंसेंसुअल।
ठीक है, ये फॉल्ट थ्योरी के ग्राउंड है आपके। फर्स्ट आ गया आपका अडल्ट्री। दूसरा क्रुएलिटी। देखिए क्रुएलिटी का सिंपल सा मीनिंग है प्रताड़ना। क्रुएलिटी का सिंपल मीनिंग है प्रताड़ना। अब ये जो क्रुएलिटी है ये आपकी फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, तो आजकल क्रुएलिटी का तो बहुत ज्यादा आपका वास्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए क्रुएलिटी में देखिए अभी बड़ी रिसेंट जजमेंट है। मेरे को अभी टाइटल याद नहीं आ रहा है, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट्स ऑफ दैट केस बाय द कोर्ट दैट अगर किसी वाइफ ने, देखिए आजकल के प्रेजेंट टाइम में ये बहुत प्रेवलेंट है, अगर कोई वाइफ जो है अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि वो अपने माता पिता के साथ ना रह के बल्कि सेपरेटली रहे कहीं पे, ठीक है, या उनसे बोलती है कि आप अलग हो जाओ अपने मदर फादर से, तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी एंड इट इज द ग्राउंड, किसको, हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे। ठीक है, देखिए नाउ व्हाट इज कंसीडर्ड एज ए मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट द हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए ह्यूमिलेटिंग द हस्बैंड, देखिए ये ग्राउंड है आपकी, ये जनरल ग्राउंड है जहां पे आपको ये डेली दिखते होंगे इधर उधर आस पड़ोस में। अगर हस्बैंड ने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों या परिवार वालों के सामने ह्यूमिलेट किया, दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। अंडरटेकिंग द टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड कंसेंट। अगर वाइफ ने जो है अगर मान लीजिए न्यू मैरिड कपल था, वाइफ जो है बच्चा कंसीव कर चुकी थी बट हस्बैंड को नॉलेज नहीं थी, और उसने हस्बैंड की परमिशन के विदाउट ही जो क्या कर लिया, टर्मिनेट कर दी वाइफ ने अपनी प्रेगनेंसी, तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू व्हाट, दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। झूठे आपके एलिगेशन लगाना, दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। ठीक है, अगर डिनाइल फॉर अ मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट अ वैलिड रीजन, ठीक है, वाइफ अगर वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो, दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। वाइफ अगर इमोरल हो तो आपके दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। द कंसेंटेंट डिमांड फॉर अ मनी, कांस्टेंट डिमांड फॉर मनी, aggressive and uncontrollable behavior of a wife, ठीक है, ill treatment to the husband parents and family। वही इस ग्राउंड पे जो है बहुत आजकल रिसेंट जजमेंट्स आ रही हैं कि जब जो है वाइफ जो है अब हस्बैंड की फैमिली को इल ट्रीट करती है, उसके पेरेंट्स को इल ट्रीट करती है, तो हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि वो भी क्या कर सकता है, डाइवोर्स फाइल कर सकता है। नाउ मेंटल क्रुएलिटी कैसे मानी जाती है, फॉल्स एक्विजिशन ऑफ अडल्ट्री करता है, या वो डोरी की डिमांड करता है, हस्बैंड इम्पोर्टेंट है हस्बैंड, ठीक है, चाइल्ड को अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, ठीक है, ड्रंकन मतलब शराब पीता है, हस्बैंड हैविंग अफेयर, हस्बैंड लिव्स एन इमोरल लाइफ, ठीक है, aggressive and uncontrollable behavior of the husband, so these all are the what, these all are amounts to cruelty। now the desertion का सिंपल सा मतलब है कि रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैरिज बाय वन पार्टी, कि चले जाना बस कहीं पे दूर, डिजर्ट कर देना अपने स्पाउस को, शादी कर ली फिर उसके बाद गायब। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो ग्राउंड फॉर द divorce। Desertion means the permanent abandonment of one spouse by the other spouse without any reasonable justification। मान लीजिए ए और बी की शादी हुई, ठीक है, ए इज हस्बैंड बी इज वाइफ, शादी हुई, शादी होने के बाद क्या हुआ, हस्बैंड चला गया कहाँ पे, काम के सिलसिले पे कहीं दूर, जैसे फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए चाइना चला गया, मान लीजिए अमेरिका चला गया, फिर वहां से वापिस ही नहीं आया, 1 साल 2 साल वापिस ही नहीं आया, 3 साल, तो व्हाट इज दैट मीन, व्हाट उसका क्या मतलब है, दैट इज डिजर्शन। ठीक है, तो यही है कि परमानेंट अबेंडनमेंट कर देता है जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को, तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू डिजर्शन। एंड तो जिसको जो छोड़ के चला गया उसके पास क्या है, ग्राउंड है किसका, डाइवोर्स फाइल करने का, डिजर्शन के। इसके लिए देखिए एक यहाँ पे मिस किया हुआ है, 2 साल की कम से कम मिनिमम डिजर्शन होनी चाहिए, डिजर्शन के ग्राउंड पे आपका क्या, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए। नाउ कन्वर्जन, कन्वर्जन अगर कोई स्पाउस जो है किसी दूसरे धर्म को, जैसे हम मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, तो जो जिसने चेंज किया
जिसने नहीं चेंज किया है, तो जैसे मान लीजिए ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, ए अ हिंदू हैज अ वाइफ बी। देखिए इसको एग्जांपल को समझिए, ए अ हिंदू हैज अ वाइफ बी, ठीक है, एंड टू चिल्ड्रन। वन डे ए वेंट टू चर्च एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मतलब ए ने अपना धर्म चेंज करके, क्या हस्बैंड ने अपना धर्म चेंज करके वो क्रिश्चियन बन गया। तो बी के पास ग्राउंड है कि वो कोर्ट के पास जाए और क्या करे, डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकती है, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। इंसैनिटी, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, इंसैनिटी मीन व्हेन अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। As a ground of a divorce has the following two requirement. The respondent has been, देखिए insanity कैसी होनी चाहिए, वो incurable होनी चाहिए, and the respondent has been suffering continuously or intermittently from the mental disorder of a such kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent, मतलब पागल हो गया है, अगर वो इसका कोई चांस नहीं कि वो ठीक हो, तो आपका क्या है, जो दूसरा पार्टनर होगा जो कि सेन है, वो डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। लिप्रोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, और इससे ऐसा है कि दूसरे पार्टनर को डर है कि वो उसको भी हो सकता है, तो वो लिप्रोसी के ग्राउंड पे क्या कर सकता है, आपका क्लेम कर सकता है। नाउ वनरेबल डिजीज, अंडर दिस कंसेप्ट देखिए डिसीज ऐसा कि जो कम्युनिकेबल है, जैसे एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर स्पाउस, देन दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द जैसे एचआईवी, दैट इज अ वनरेबल डिसीज, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ए एंड बी मैरिड ऑन 9 सितंबर 2011। इसी देखिए जिस तरीके से मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे ये मेंशन की है, उसी तरीके से आपको एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से आपको वहां से सॉल्व करने होते हैं। बस वहां पे क्या आता है आपका, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये, here be approach the code for dissolution of marriage, यहाँ पे लिखा जाएगा can be approached to the code for dissolution of marriage, then it means yes, ठीक है। Let's take this example. A and B married 9 सितंबर 2011 को इनकी शादी हुई। A suffered from a vulnerable disease and it is incurable. There is also a chance that B can also get infected by that disease if she lives with A, ठीक है। सिंपल सी बात हुई, ए और बी की शादी हुई और ए जो है वो इन्फेक्टेड था, फिर भी वो और उस इन्फेक्टेड था, तो और वो जो ऐसा रोग था जो कि वो बी उसकी पत्नी को भी जा सकता था, तो इसलिए जो है वो जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। मतलब वनरेबल डिसीज हो तो भी आपका क्या है, दिस इज आल्सो ग्राउंड। नाउ रिनंशिएशन, मतलब सिंपल सी बात है, बाबा बन जाना, मतलब जो समाज है उसको छोड़ देना। देखिए जब कभी भी कोई हमारे हिंदू समाज में अगर कोई बाबा बनता है तो उसको क्या मान लिया जाता है, सिविल डेड मान लिया जाता है, ठीक है। तो इट इज अ टिपिकल हिंदू प्रैक्टिस एंड कंसीडर्ड एज ए वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो इसको भी क्या है, जब किसी को सिविल डेड ही मान लिया है, उसको मरा हुआ ही मान लिया है, जब उसने वो धर्मात्मा बन गया या बाबा बन गया, तो फिर क्या, दैट आल्सो अमाउंट्स टू, तो उसको क्यों फिर अपनी लाइफ में साथ में लेके चलना जो है ही नहीं। तो इसलिए जो ये भी ग्राउंड मेंशन करके रखा है रिनंशिएशन का। तो रिनंशिएशन इज आल्सो अ वेरी is also a one ground for the divorce. Now, uh, now presumption of presumption of death, ये इसमें क्या है आपका, जो सेक्शन 108 में, जो सेक्शन सेक्शन 108 में आपका